ठीक है, तो जिनके भी डाउट्स हैं ग्रुप में हम लोग देखते हैं। तो फॉलो मी ने से भेजें, चलिए ट्राई करके देखते हैं एक एक करके। तो जिन लोगों के भी डाउट्स हैं ग्रुप में भेजो, 1 बाय 1 मैं ट्राई करता हूँ, है ना। एक एक, अभी 2 लोगों के डाउट आए हैं तो उनका मैं 1 बाय 1 अल्टरनेटिवली ट्राई करता हूँ। चलिए, सो जैसे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, मतलब जो ये है ना, पोलामी ने भेजा है, तो क्या है ये लिमिट, ये आपके पास क्या पूछा है आपसे कि अल्फा एक कांस्टेंट है, इफ कॉन्टिन्यूस है 0 0 तो अल्फा क्या होगा। तो आप जानते हैं ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। मैं बोलूँ कि एफ एक फंक्शन है, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0 इफ एंड ओनली इफ। बताइए जिनका डाउट है, फॉलो मी, आप बताइए क्या होता है इसका डेफिनेशन। लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ 0 0। राइट, तो वही ट्राई करते हैं हम लोग। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ 0 0, और एफ 0 0 क्वेश्चन में अल्फा दिया है, जो अल्फा हमें निकालने हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने लिमिट पूछा है हमसे, है ना। तो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग अस टू फाइंड, तो ये है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, है ना, और यही क्वांटिटी है, क्वांटिटी लिख देता हूँ एक्स प्लस एल एन, तो एक्स प्लस एल एन है ना, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन, फिर 2 लग रहा, अलग पेज पे लिखना पड़ेगा, सो 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये इसके साथ है, फिर इसका ब्रैकेट बंद हुआ, और इसके अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में है ई की पावर इनटू में, इसके इनटू में, है ना। हाँ, जस्ट इसके इनटू में है, मतलब मान लीजिए ब्रैकेट लगा दूं मैं, तो इनटू में है ई की पावर 3y साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, तो क्या करेंगे आप बताइए, अगर मैं इसको log 1 प्लस साइन 2 बाई दिस, है ना, तो आपको पता है जिसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, मैं आपको पहले शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर बताइए आप क्या आएगा। हाँ जी, बोलो, मैं आप ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 1 आएगा सर। सब लोग, बाकी लोग भी एक्चुअली, ठीक है, चैट में आप लिख, ठीक है ना। तो 1 आएगा, ठीक है, चलो इसको 1 रख दो। अच्छा, एक तो ये है, फिर आप सब लोग जानते हैं एक्स टेंस टू 0, एक्चुअली 3 4 फॉर्मूले को बिना मिक्स करके ये बनाया गया है। ये भी 1 होता है, ये भी आप जानते हैं, इन दोनों यूज़ कीजिए। अब देखिए ध्यान से, तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो साथ में यहाँ मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, साइन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई टेंस टू 0 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 0 को अप्रोच करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और साथ में बैलेंस किया तो मल्टीप्लाई हुआ, तो ये रिड्यूस हो गया, क्या बना आप ध्यान से देखिए, 1 प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो अब आप ध्यान से सोच के बताइए फाइनली क्या बचेगा आंसर इस पूरे का। 1 2 जस्ट 2, है ना, अच्छा समझ 2। पा रहे हैं ना, ये समझ पा रहे हैं, मैंने पूरा रिड्यूस कर दिया इसको।
देखिए फिर से, क्योंकि पहले साइन एक्स बाई एक्स बनाना था मुझे, तो मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स बनाने के लिए, तो उसको यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये 1 हो गया, ये हट गया, तो ये आपका गायब होके 1 आ गया। तो मैं थोड़ा ऐसे मिटा के ही बता देता हूँ। तो ये गायब हो गया, तब इसके जगह अब बचा हमारे पास जस्ट 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा हुआ है अभी। अब 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ सेम लाना था मुझे, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2। अब ये लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो फाइनली ये 2 बचा जस्ट। सेम थिंग आप यहाँ सोचो, अब देखो ये साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वो छोड़ो, ये y टेंस टू क्या है, एक्स वाई टेंस टू 0 0 है, तो मतलब ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स वाई कहीं ना कहीं है ना 0 को अप्रोच कर रहा है मिलके। तो यहाँ पे y टाइम साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये y तो 0. हाँ, क्योंकि आपका y 0 को अप्रोच करेगा उस केस में, x यहाँ है नहीं तो, और ये कोई बाउंडेड थिंग है, तो ये 3 की पावर 0 1, तो फाइनली, और ये x टेंस टू 0 ऑलरेडी है, 0 हो गया, और यहाँ आपका 2 बचा हुआ है, तो ये जस्ट आएगा 2 टाइम और ये e की पावर 0 1, तो इसका आंसर जस्ट 2 आया। तो मैं कहने का मतलब ये जो अल्फा है दैट शुड बी 2। चेक कीजिए आप क्या आंसर है इसमें। ठीक है, तो इसमें अल्फा 2 होने चाहिए। अच्छा ठीक है, हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं ना, तो एक एक करके भी नए नए लोगों का आपका फिर टर्न आएगा। अभी एक एक पर्सन का एक एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी श्रिया, तो श्रिया का क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका क्वेश्चन वापस आएंगे हम लोग, सबका एक एक हो जाएगा। इनका क्वेश्चन है कि एफ एक्स वाई कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है, एंड 0 व्हेन एक्स वाई इज 0 0, यही है। चलिए, तो अब क्या हमारे पास है ऑप्शंस, इसमें पूछा गया है कि एफ एक्स एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट, एफ एक्स exist or equal, the directional derivative exists along any straight line and f is differentiable। देखिए पहली चीज़ तो, हालांकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जैम एम एस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं डेफिनेशन से, है ना। अगर आप जैम एम ए के स्टूडेंट हो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, हालांकि मुझे लग रहा है ना इन्होंने पॉइंट अच्छा ऊपर दिया एट 0 0, एट 0 0 पॉइंट बात करना है, तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0, है ना। यहाँ क्या होता है, पॉइंट कोई भी है 0 0 प्लस क्या लिखते हो आप, ए प्लस एच, याद है, ए प्लस एच और बी प्लस एच, बी प्लस के। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में पक्का। तो यहाँ आएगा, इसे यहाँ क्या कहा था, डिनोमिनेटर में क्या होता है ये सब इसका, एक लगा। एक तो मुझे डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये पता है, क्योंकि ये जैम एमएस में नहीं है, गेट में था ये, डेल एफ डॉट डी कैप, एक तो ये पता है मुझे, लेकिन ये तब है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब ये लगा सकते हैं। दिस इज एप्लीकेबल इफ एफ ई, आपका क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, उसमें होता है ना किसी पॉइंट के अलॉन्ग आप अगर लिख रहे हैं तो, ये मेरा सर, मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछना था। आपका कौन सा पार्ट पूछना है, सर सेकंड क्वेश्चन पूछना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट एक मिनट, तो आपने जो पूछा है, अच्छा सेकेंड तो बताना चाहिए ना, सेकेंड इसमें तो फॉर्मूले से आ जाएगा, तो ये अप्लाई साथ यहाँ नहीं होगा डिफरेंस। अच्छा तो आपने लिखा है सेकेंड, ओके ओके, हाँ, तो उसके लिए डेफिनेशन लगाओ, इजीली आ जाएगा, आपने कर लिया होगा ऐसे, तो डेफिनेशन से डायरेक्टली आ जाता है, किस तरह क्वेश्चन गेट में आए हैं, तो डेफिनेशन अप्लाई करोगे आ जाएगा। सेकेंड पूछना है आपको, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स वाई फंक्शन है, हाँ एफ एक्स वाई आपको फंक्शन दे रखा है ई की पावर एक्स कॉस वाई कॉमा ई की पावर एक्स साइन वाई, और आपको क्या पूछ रहा है ये, 1 1 है आर स्क्वायर में, तो 1 1 का सर ये मतलब इसमें ऑन टू तो चेक कर लिया, ऑन टू नहीं होगा बिकॉज रेंज में 0,0 लाइन नहीं कर रहा, बट सर 1 1 कैसे चेक करना है इसका? आप दो डिफरेंट पॉइंट निकाल लीजिए जिससे करस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू आ जाए।
सर जैसे एफ ऑफ x1 जैसे अपन वन वेरिएबल में करते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो हम कहते हैं कि 1 1 है फंक्शन। राइट, तो एफ एस में इसमें x1 कॉमा y1 लेंगे। करके देख लीजिए, उससे आगे प्रूफ ज़्यादा होता है। तो हमें अगर गलत प्रूफ करना है तो हमें क्या करना है, दो ऐसे पॉइंट लेने हैं जहाँ पे दो डिफरेंट पॉइंट चूज करो जहाँ पे वैल्यू इनकी सेम आ जाए। ऐसा हो सकता है? जैसे अगर मैं आपसे अगर बोलूँ 0,π/4, एक ये पॉइंट है और एक है 0, या 0, आसान सा एग्जाम्पल अगर लूँ मैं 0, हाँ ठीक है 0,π/4, और दोनों नेगेटिव कहाँ पे होता है, साइन और कॉस दोनों कहाँ नेगेटिव होता है, किस पॉइंट में, थर्ड में, थर्ड में ना। yes, sir. सर तो थर्ड में पाई होगा। प्लस π/4, तो ये है, ये दो डिफरेंट पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की सेम वैल्यू आएगी। अब चेक करके बताओ मुझे, ये 1 1 नहीं है। अच्छा, पाई प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट ना, चेक कीजिए इन दोनों पे आपका फंक्शन का जो आंसर आएगा क्या आएगा बताइए, 1/√2 एक मिनट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ ये है, दोनों पॉजिटिव आंसर, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। ओ 1 मिनट, मुझे क्या करना था, दोनों को इक्वल लाना था, तो ऐसे तो वो हो जाएगा। हाँ सर, डेफिनेशन आप वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन आप कह रहे हो ना। यहाँ मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ, गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था सेम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/√2 -1/√2 आ जाएगी, तो अलग अलग ही आ गया। तो डिफरेंट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका आंसर है 1 1 ऑन सम नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इन आर स्क्वायर। हाँ वही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले मैं कोशिश, देखो मैं एंट्रेंस अप्रोच क्या करता हूँ, पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ गलत दिखाने का, अब मुझे लगा देखो डिफरेंट पॉइंट लिया सेम आ गया, तो आप फिर वो डेफिनेशन लगा लो, जैसे वन वेरिएबल में आप जानते हो 1 1 के लिए कि fx2 इज इक्वल टू fx1 इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू x1 या x1 इज इक्वल टू x2, ये है। तो यहाँ भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो, x1 y1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 y2 इम्प्लाइज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। जनरल टू वेरिएबल केस में इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है, बट अगर अप्लाई करना हो तो यही अप्रोच, आप ये करके देख लीजिए, लगा सकते हैं, इससे आप कर सकते हैं सॉल्व। तो पर ये किसके नेबरहुड में होगा 1 1, ये कैसे पता लगेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा? नहीं नहीं, टू वेरिएबल अगर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, वो फिर प्लेन, वो आप हैंड से ड्रॉ करना मुश्किल काम है इसका, वो सॉफ्टवेयर ग्राफ ड्रॉ कर पाएगा। आपको किसी पॉइंट के नेबरहुड में क्यों चेक करना आपको, ये तो पूरे तो डोमेन पे होता है ना। नहीं सर, क्वेश्चन में मतलब इसका आंसर है बी, हाँ हाँ 1 ऑन नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इन आर स्क्वायर। हाँ, तो वही चीज पूरा आर स्क्वायर में 1 1 है, इनफैक्ट दिस इज 1 1 इन आर स्क्वायर, ये चीज है, तो इसका तो मतलब ये फिर तो हम्म, जो होना चाहिए, बट ए ऑप्शन गलत है, 1 1 ऑन ऑल ऑफ आर स्क्वायर, ओनली अच्छा, बी ऑप्शन। 1 1 ऑन सम नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इन आर स्क्वायर, तो ये बनाने का क्या पर्पस है, 1 1 ऑन सम नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इन आर स्क्वायर। तो नेबरहुड का मतलब अलग ये कहना चाह रहा है कि जैसे इस पॉइंट का मतलब ये है कि दिस होल्ड्स फॉर x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, मतलब जो भी पॉइंट है वो आर स्क्वायर में है। अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहा है, तो आप ये आंसर कह रहे हो, दे रखा है कि सम नेबरहुड, तो नेबरहुड का मतलब तो ये हो गया, किसी पॉइंट के 2 डायमेंशन नेबरहुड का मतलब उसके अराउंड एक बॉल बना लो, है ना, जैसे ये है रेडियस एप्सिलॉन का, फॉर एग्जांपल इसका नेबरहुड का मतलब तो ये होता है, आपको पता ही होगा डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन कि लाइक, हाँ तो वो मतलब हो गया, तो इसका मतलब किसी पॉइंट के नेबरहुड में होगा, बट वैसा नहीं होगा। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा, तो पहला ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों गलत है, इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है, मिलेगा ना काउंटर एग्जाम्पल, मतलब कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि मुझे दो ऐसे डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही होगी। तो ऐसा आपने ढूंढने की कोशिश किया है। अच्छा, साइन वाई और कॉस वाई इक्वल कब होता है, π/4 पे, ओके। और कहाँ पे इक्वल आता है, जैसे ये आया 5π/4, लेकिन अपोजिट आ गया ना, तो मुझे तो चाहिए था कि ऐसा हो कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आए, ऐसा तो होगा ही नहीं, होगा ऐसा, क्योंकि e की पावर x की जो पॉसिबल वैल्यू है 0 पे 1 हो सकती है। ओके, तो 1 मिनट, लेट मी ट्राई।
तो यहाँ पे जो पॉइंट मैं ले रहा था, सो 0 पे 1 हो जाएगी ना, साइन π/2 पे 1 हो जाएगी, और कॉस किस पे 1 हो जाती है, तो मुझे एक पॉइंट लेना है 0 पे 1, ओके, और साइन 90 पे 1 होगी। लेकिन इक्वल कैसे लाएंगे हम लोग, जैसे 0 π/2 पे फाइंड करोगे आप, तो cos 90 0 है ना, cos 90 0 हो जाएगी, और उधर साइन 90 1 हो जाएगी। तो ये इस पे क्या आएगी वैल्यू, x को 0 रखो आप, e की 0, cos 90 1 cos 90 0 ना, और साइन 90 1 है ना। 1 हाँ, तो ये आपका आंसर ये 0 1 आ गया। अब मैं एक ऐसा क्या पॉइंट चूज करूं दूसरा, उस पे भी आंसर 0 1 आए, ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा? अच्छा, तो इसलिए नेबरहुड बोला है, क्योंकि लेकिन इन्फिनिटी तो रियल नंबर है ही नहीं, तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि ये उसके नेबरहुड में। माइनस इन्फिनिटी कॉमा अगर मैं 0 लूँ, तो इसमें ये होगा, दोनों 0 0 हो जाएगी, तो दोनों 0 0, मुझे साइन को अब 1 बनाना है, तो π/2 ही एक एंगल है, और एंगल है, फिर आगे जाना पड़ेगा ना, 0,3 π/2 नहीं, 2π प्लस π/2 कर दीजिए, ओके। ओ एक मिनट, 2π प्लस π/2, यस। तो ये क्या आएगा इसका, बताइए जरा, आंसर सेम आएगा कि नहीं? यस सर। हाँ सेम ही तो आएगा, हो ओके, तो मिल तो गया, इजीली मिल गया। 0 π/2 एक पॉइंट है, और 0 2π प्लस π/2, तो ये जो आपके पास मिला है पॉइंट, ये काफ़ी दूर होंगे। अगर ऐसे अगर आप एक्स वाई प्लेन पे सर्च करेंगे, एक है 0, π/2, x0 y π/2, ये पॉइंट, x0, π/2, बहुत डिफरेंट पॉइंट है। तो नेबरहुड क्या होता है, बहुत छोटा सा है ना, एप्सिलॉन बहुत छोटा सा नंबर होता है, उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो ये तो मतलब 1 1 तो नहीं है, वही पूछ रहा, 1 1 नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लो। तो सर ये मिल गया डिस्कार्ड, काउंटर एग्जाम्पल, हाँ मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ऑन टू ठीक। नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो लास्ट बी ऑप्शन ट्रू हुआ। हाँ, तो यहाँ से ये पता चला कि 1 1 नहीं है ये फंक्शन, ठीक है ना, 1 1 नहीं है, और ऑन टू भी नहीं है, तो ये है। अच्छा, ये मतलब क्या है, क्वेश्चन ये समझिए, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, 1 1 ऑन द सम नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इन आर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के नेबरहुड में कोई पॉइंट नहीं होगा। तो नेबरहुड क्या होता है, बहुत क्लोज पॉइंट, जैसे एप्सिलॉन डिस्टेंस का, तो एप्सिलॉन क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो डिपेंड करता है एप्सिलॉन का लेंथ आप क्या ले रहे हैं। सो 1 1 ऑन सम, बहुत स्मॉल नेबरहुड लोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से, बट हालांकि जिसने क्वेश्चन बनाया ना, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे जहाँ मीनिंगलेस है। अगर मैं एप्सिलॉन को 100 ले लूँ, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एप्सिलॉन को मैं 100 ले लूँ, तो 100 का गैप तो नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इसका नेबरहुड में आ जाएगा दोनों एक दूसरे के ऊपर। एप्सिलॉन में लार्जर ले लूँ तो जनरली एप्सिलॉन को हम स्मॉल चूज करते हैं, बट एप्सिलॉन फिक्स थोड़ी है, तो एप्सिलॉन अगर मैं 100 लूँगा तो बी ऑप्शन भी आउट हो जाएगा, ये है। क्या मतलब 2023 में मैथ्स में ये क्वेश्चन आया था, बट क्वेश्चन में ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो सर हाँ उससे तो ये तो मतलब ये था कि ऑन टू तो नहीं हो जाएगा होगा, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है हाँ, इसलिए इस रेंज, बार। लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा 1 1 इन द नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन 1 1 एग्जाम में नहीं पूछेगा। नेबरहुड नहीं पूछा, पूरा सेट पे पूछ सकता है। जो 1 1 ऑन टू एक सेट पे होता है, ये नेबरहुड का क्या मतलब है, नेबरहुड अगर फिक्स नहीं है ना, एप्सिलॉन नेबरहुड फिक्स थोड़ी है। मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप कोई ओरिजिन है 0 0, तो इसका नेबरहुड कौन सा है, माइनस एप्सिलॉन से प्लस से, जनरली हम लोग ये लेते हैं कि ये नेबरहुड है। तो अगर एप्सिलॉन को मैं 100 लिख दूँ ना, तो ये -100 और +100 भी इसका नेबरहुड हो जाएगा, ये सेट आ जाएगा। क्या मतलब, हालांकि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ किसी पॉइंट 0 का नेबरहुड, सॉरी, तो जस्ट 0 का नेबरहुड ये है, तो मैं एप्सिलॉन लार्ज ले लूँगा तो ये हो जाएगा। एनीवे ठीक है, तो ये जिसने क्वेश्चन बनाने की ऐसा कोशिश, फ्रेम करने की कोशिश किया, उसका माइंडसेट ये है कि किसी पॉइंट के एप्सिलॉन नेबरहुड, जहाँ एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, 0 के बहुत क्लोज है, तो उस केस में आपको दो ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे जहाँ पे सेम वैल्यू आएगा फंक्शन का। ठीक है, आई थिंक ओके। तो पहला ऑप्शन गलत इसलिए क्योंकि हमने काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी अर्पण, तो ये जो आपने सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ, ये हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था इससे, तरुण से, है अर्पण, अभी देखिए। तो
चलो क्या करते हैं, अर्पण अभी है नहीं लग रहा है। हाँ पूछ है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपने भेजा है वो देखिए एक बार हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो एक बार चेक करते हैं। एक्चुअली मैं पार्टिसिपेंट नहीं देख पा रहा हूँ लैपटॉप में, फ़ोन में वो खुला, व्हाट्सअप खुला, इसलिए मुझे चैट भी नहीं पढ़ पा रहा। तो हाँ, तो ये क्या है कि x1 x2 ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है x1 x2 x3 x4, ये चार जो है x1 x2 x3 और x4, ये जो चारों है ये क्या है, IID बर्नौली 1/3 है। ठीक है, IID है ना, IID बर्नौली 1/3 है, मतलब बाइनोमियल 1,1/3 है आपका। और बोल रहा है कि x1 x2 x3 x4 इन ऑर्डर करस्पॉन्डिंग ऑर्डर स्टैटिस्टिक, दिन कौन सा सही है। तो x1 एंड x4 इंडिपेंडेंट होगा। देखिए x1 तो हम लोग जानते हैं कि मिनिमम है x1 x2 x3 x4 का, और x4 भी हम लोग जानते हैं मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 x4। तो एक्चुअली इन्हीं चार जो हमारे पास सैंपल है उसको ऑर्डर किया गया है, तो डिपेंड करेगा। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कभी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है ना, ये इन जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वो रैंडम सैंपल है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा तीसरा रैंडम वेरिएबल अगर मिनिमम है, तो ये गारंटी है कि तीसरा मैक्सिमम नहीं हो सकता अब, तो वो डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, है ना, ये चीज़ है। तो पहला ऑप्शन तो आउट हो जाएगा, बिकॉज क्या बोल रहा है ये, डिपेंडेंट कह रहा है, डिपेंडेंट तो नहीं हो सकता, सॉरी इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट कभी नहीं होगा, दे आर डिपेंडेंट। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया आपका। दूसरा कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है ये 1/2 है। वेरिएंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये 8/81 है, और फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स रीजेनरेट है। तो समझिए हमारे पास तो ईच रैंडम वेरिएबल के पास दो चॉइस है, ये तो 0 या 1, सपोर्ट में दो चॉइसेस हैं, ठीक है। तो जैसे आप अगर बात करूं मैं, कुछ ऑब्जर्व वैल्यू अगर आपको मैं देता, तो उसके करस्पॉन्डिंग चारों की कुछ वैल्यू होंगी, है ना। तो डीजेनरेट होने का क्या मतलब है, फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को डीजेनरेट होने का क्या मतलब है। अब मैं डी ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो x4 क्या है एक ही वैल्यू होगा। है ना, हाँ। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम हो है x1 x2 x3 x4, ये जो रैंडम सैंपल साइज 4 का है, सो ईच रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 0 और 1, ठीक। तो ईच रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 0 और 1, तो अगर सारी वैल्यू 0 हो गई मेरी, तो ये तो x4 0 आ जाएगी, और सारी वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये 1 आ जाएगी, या इनफैक्ट नॉट ऑल, मैक्सिमम है तो कोई भी एक 1 हो गया तो 1 आ जाएगी। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये डीजेनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट वही होता है जो पॉपुलेशन का सपोर्ट होता है। तो 0 1 अगर पॉपुलेशन का सपोर्ट है, तो इनफैक्ट इसी क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में जितने भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं सबका सपोर्ट वही रहेगा जो सैंपल का है। और ये भी एक कॉन्सेप्ट, पहला ऑप्शन भी, कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कि वो डिपेंड करेगा ही एक दूसरे पे, ठीक है। ओके, तो ये जनरल ए 1 और 4 तो किसी भी सैंपल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से गलत ही होगा, ए और डी पॉइंट जो है आपका। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड जो एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ऑप्शन डी एक बार फिर से डिस्कस कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, देखिए x4 के सपोर्ट में कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स। हाँ, लेकिन डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू लेता हाँ, है एक ही जिसकी सारी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी होती 1 है। हो, लेकिन यहाँ पे तो 0 हम्म, भी है 1 भी है, तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी 0 पे आएगी, कुछ ना कुछ 1 पे आएगी। अच्छा ओके हाँ, सर। तो इसके सपोर्ट में देयर आर 2 पॉइंट्स, डीजेनरेट होता है, सिंगल पॉइंट होता है सपोर्ट में, तो इसलिए गलत है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एंड थर्ड पे। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है थर्ड वाले आंसर 3 ही सही है शायद, एक बार डिस्कस किया था शायद, वेरिएंस है ना। तो मैं 2 को गलत दिखा देता हूँ, बाकी आ जाएगा देखो। तो जो बी ऑप्शन आपका है कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की ये बात कर रहा है ना। तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सेकेंड मिनिमम, है ना, अमोंग वही जो भी है x1 x2 x3 x4। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर आपसे बात करूँ इसका पीएमएफ निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, पीएमएफ निकाल के फिर आगे काम कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट क्या होगा, है ना, तो होगा 0 ही 1। अब मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 0 कब होगी, अब आपको ये सोचना है।
जैसे मेरे पास x1 है, इसकी वैल्यू 0 1 हो सकती है, रैंडम वेरिएबल। x2 है, इसकी वैल्यू 0 1 हो सकती है। x3 है, इसकी वैल्यू 0 1 हो सकती है। x4 है, इसकी वैल्यू 0 1 हो सकती है। x1 x2 x3 x4 ये 4 रैंडम वेरिएबल है। अब x2 का मतलब हो गया कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड वन। तो सोचिए अब सेकेंड वन 0 कब होगा? सेकेंड मिनिमम 0 है ना, तो ये ऐसे रहता है ना, x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू x4। तो या तो आप ये सोच लो, या क्योंकि रीजनरेट ही है तो एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दूसरे पे खुद ही आ जाएगी, तो 1 पे ही निकाल लेते हैं, आसान, इसी पे काम है। 0 वाला तो काम भी नहीं है, क्योंकि 0 वाले पे मीन निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी जो भी आई, क्या ही मतलब है। तो 1 की जरूरत है मुझे, ऐसे आ ही जाता है कॉम्प्लीमेंट से। अच्छा अब सोचिए सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है ना, तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? x3 x4 क्या हो सकता है? 1 ही होगा। 1 ही होना पड़ेगा, 1 होगा। इससे कम ही है। तो एक केस हमारे पास आ गया कि x1 के पास चॉइस है ना, 0 1 की, लेकिन गारंटी है x2 को 1 होना पड़ेगा, x3 को 1 होना पड़ेगा, x4 को भी 1 होना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है? देख लीजिए अब आप, x1 के पास चॉइस है, x1 इन द सेंस, अच्छा मैं थोड़ा वैसा लिख रहा हूँ, एक मिनट, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, लेकिन मुझे सैंपल, मैं अब सैंपल की वैल्यू लिख दिया ना कि ये है, तो ये तो पक्का है। तो मैं आपको पेयर बनाना मैं चाहता हूँ, पेयर बनाओ आप x1 x2 x4 का, कि हो सकता है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 हो, तो ये केस है 0 1 1 1, यही केस है। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, ये जो ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ इसका बना रहा हूँ सैंपल का, x1 x2 ऑर्डर पेयर नहीं, ये ऑर्डर क्वाड्रेंट हो, मतलब क्या होता है ट्रिपलेट, जो भी 4 पॉइंट का, क्या उसको बोलते हैं, एन टपल, 4 टपल है ना, ये 4 टपल है, इसको बोलते हैं हम लोग। तो मैं 4 टपल लिख रहा हूँ इस ऑर्डर में। तो ये एक केस है जिसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वैल्यू 0 आएगी, सेकेंड ऑर्डर स्टैट 1, थर्ड ऑर्डर स्टैट 1, फोर्थ ऑर्डर स्टैट्स 1 होगा। अब इसी को आप परमुटेशन करके 4 केस बना लोगे, है ना। ऐसा हो सकता है कि 1 0 1 1, फिर इसी के परमुटेशन हो जाएंगे 1 1 0 1, फिर 1 1 1 0। तो ये एक केस, मतलब ये इतने पॉसिबल वैल्यूज हैं x1 x2 x3 सैंपल का, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 होगा। अब इसमें जरा बात कीजिए, अगर चारों 1 हो जाए तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कितनी है? 1 आएगा। 1 है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी 1 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बस इससे मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो आर फेवरेबल केस। ओके, और कोई फेवरेबल केस हो सकता है क्या? और सोच, अगर मैंने 2 पॉइंट मैंने 0 ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है? 0 है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी 0 हो जाएगा, तो वो तो फेवरेबल केस नहीं हुआ। तो ये 5 हमारा फेवरेबल केस आ गया। अब इन पांचों प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, हो जाएगा। देखिए तो जैसे एक का निकालेंगे, 4 तो सेम ही है, तो वही ऐड 4 टाइम हो जाएगा, तो 4 टाइम प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, एक अब इंडिपेंडेंट अलग अलग कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी x2 इज 1, प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हैं आप लोग, तो बस इसको लिख दीजिए 4 टाइम प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, x2 इज 1, x3 इज 1 एंड x4 इज 1। और यही 4 पहला केस को 4 टाइम कर दिया मैंने, और अगला है कि चारों 1 हो जाए, और चूंकि IID है तो पावर 4 कर देता हूँ। यहाँ भी ऐसे कर सकता पावर 3, यहाँ भी मैं चाहूँ तो इन तीनों को अलग अलग ना लिख के पावर 3 कर दो, IID तो है। प्रोबेबिलिटी x2 बराबर 1, इसकी पावर 3 कर दीजिए, हो गया। अब बस इसको आप, अरे ये भी साथ में आ जाएगा, चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, समझ तो आई गया ना। 4 टाइम 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है? ये 2/3 ना, क्योंकि सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/3 आई थिंक, और ये 1/3 तो 1/27 प्लस इधर ये आपका x1 बराबर 1 है, तो इसका मतलब है 1/3, तो 1/3 कितना 81 होता है, पावर 4, देख लीजिए अब बताइए। तो 9/81 आ गया आई थिंक, 1/9 आ गया क्या, देख लीजिए। कैलकुलेशन चेक करना भाई तुम लोग, 2/3 1/27 1/81, क्योंकि ये बाइनोमियल 1/बर्नौली 1/3 था ना, इस तरह से आ गया। ओके, तो बताइए अब मीन निकालिए, इसका कितना आएगा? हो गया ना, समझ आया आपको? देखिए तो मैंने सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PMF लिख दिया मैंने, ये आपको PMF लिख दिया मैंने, कि जब x की वैल्यू 1 है
तो ये 1/9 है, और x की वैल्यू 0 है तो ये कितना आएगा 8/9। सपोर्ट में यही 2 पॉइंट होंगे। तो ये PMF आ गया, PMF से आप मीन निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो 1/9 आ गया। अब वेरिएंस निकालिए मत निकालिए, पहले आप सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर करेंगे आधा की, ये भी तो बर्नौली ही आ गया ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं हम लोग, है ना। ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बर्नौली 1/9, तो मीन होता है NP, है ना, बाइनोमियल 1,1/9 है, तो वेरिएंस कितना आ गया सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का NPQ। चेक कर लीजिए, ये ऐसा कुछ आ रहा है, कौन सा सही है देख लीजिए, कुछ है क्या है, आया है कि नहीं, हो गया ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर आप जो 4 टपल बताया ना वो फिर एक बार बता दीजिए। फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, नहीं सर वो 4 टपल 0 1 1 1 वो कैसे हुआ? यस एक्चुअली वी हैव अ रैंडम सैंपल ना। देखिए हमारे पास x1 है जो वैल्यू 0 1 ले सकता है, x2 है जो वैल्यू 0 1 ले सकता है, x3 है जो वैल्यू 0 1 ले सकता है, x4 है जो वैल्यू 0 1 ले सकता है। ये रैंडम सैंपल है मेरा। अब इसी 4 को यूज़ करके हम लोग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। x1 इन सब में जो सबसे छोटा है, x2 उससे बड़ा, x3 उससे बड़ा। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रीट का है, हालांकि दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, क्योंकि डिस्क्रीट का है। वो फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते जो आप जानते हैं, वो कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है, तो उस तरह से काम नहीं करेगा दिस। अब नाउ यू हैव टू ऑर्डर, सो व्हाट वी वांटेड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स शुड बी 1। अब आप खुद ही सोचो, आपको यहाँ पॉसिबल वैल्यू चुनना है, तो आप बताइए आप x1 को क्या चूज़ करेंगे, x2 को क्या चूज़ करेंगे, x3 को क्या चूज़ करेंगे और x4 को क्या चूज़ करेंगे, ताकि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 रहे, इसकी वैल्यू 1 रहे। अब ऐसा नहीं समझना कि पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, चौथा, ऐसा नहीं है। इसको रीऑर्डर किए जा रहा है वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। सो नाउ जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 1 1 1 1, थिंक ऑफ दिस केस। सो आउट ऑफ दिस 4 यू हैव टू थिंक विच वन इज मिनिमम। अभी कौन सा मिनिमम दिख रहा है आपको इन चारों में? कोई एक, हाँ, ऑल आर मतलब मिनिमम। आप ऐसे सोचोगे सारे मिनिमम ही तो हैं, नो प्रॉब्लम। तो कोई एक फर्स्ट, तो एनीवे 1 1 1 1 ऑल 4 है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू यहाँ 1 है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 1 है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 1 है, फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की भी वैल्यू 1 है। बट हमारा यहाँ पे मुझे क्या ज़रूरत है, आई नीड टू फाइंड द केसेस वेयर सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 1। सो दिस इज द वन ऑफ द फेवरेबल केसेस, क्योंकि इस केस के करस्पॉन्डिंग मुझे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू 1 मिल रहा है। और आप केसेस बनाओ, यू आर फ्री टू चूज वैल्यू 0 और 1 टू एनी ऑर्डर स्टैटिस, एनी रैंडम वेरिएबल्स, तो आप अपने हिसाब से वैल्यू पुट करो। एग्जांपल के लिए सर मैं, दो ही केस तो बनेंगे, कितने बनेंगे? 0 सर 1 दो। 1 1। 0, हाँ, दूसरा केस था 0 1 1 1, हाँ, और अब इसी को 1 इसी का 1 परमुटेशन कर देंगे ना, ऑर्डर चेंज कर हाँ करके 1 0 1 1 ये है, फिर 1 1 0 1, फिर 1 1 1 0। हालांकि यही है, लेकिन चूंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 आएगा इन चारों केस में, मतलब रैंडम वेरिएबल, ये जो ऑर्डर्ड मैंने वो लिखे हैं, सैंपल लिखे हैं यहाँ पे 0 1 मतलब 0 x1 की वैल्यू, x2 x3 x4, तो 5 केसेस हैं टोटल, है ना ये। और इन पांचों केस से प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, जो मैंने यहाँ पे किया है, एक्चुअली सेम ही किया है ना, इन पांचों पॉइंट में हाँ मैंने, सर ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ से पता हाँ चला, और इनफैक्ट देखिए आपने एक चीज यहाँ से एक चीज नोटिस किया मैंने, कि एक थ्योरम यहाँ पे हो गया कि ऐसे हो गया, मतलब अगर x1 x2 xn आर IID बर्नौली P, देन आपने ये देखा होगा क्या होता है कि xi की पावर कुछ भी ले लो आप, है ना, या हाँ xi की पावर मान लीजिए कुछ भी r यू टेक, सो दिस विल ऑल्सो बी बर्नौली, हाँ P। इनफैक्ट यहाँ पे अब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो वो भी बर्नौली होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट विल बी P ओनली, वो पैरामीटर हमें डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूँ, बर्नौली है ना ये, तो P कर देता मैं, तो क्या चेंज आता है यहाँ पे, जो मैंने कैलकुलेशन किया उसमें क्या चेंज आता, एक आता 4 टाइम P का क्यूब इंटू क्यू, यही होता है ना, और प्लस एक आया P की पावर 4, यही तो बना है। अगर मैं 1/3 ना रख के PQ रखूँ, 1/3 आर P,
एंड 2/3 आर क्यू। तो यही तो है इस केस में, p की पावर 4 और 4 टाइम p क्यूब, यही है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ p क्यूब, तो आ गया 4q प्लस p, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4q प्लस p टाइम p क्यूब। तो ऐसे थ्योरम टाइप का आ गया है ना, फॉर ऑल i बराबर 1 2 अप टू n। और ये ऑर्डर इनफैक्ट सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो मैंने डिसाइड किया है, दिस इज द दिस, ऐसे हम बाकी का भी डिसाइड कर सकते हैं, हम ऐसे फर्स्ट ऑर्डर का भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं इस तरह से। अच्छा एक मिनट, यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा पावर n 4 था, तो यहाँ n-1 आएगा, मतलब जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ से आ जाएगा n टाइम q p की पावर n-1 प्लस p की पावर n, ठीक है ना। अगर मैं प्रूव करता n के लिए तो ये आता n टाइम q p की पावर n-1 दिस, तो ये आएगा बर्नौली दिस। तो ये थ्योरम टाइप का बन गया ये। ओके अभी एक ही क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वापस आता हूँ जो नए लोगों के क्वेश्चन हैं ना। तो इससे ऊपर वाला जो आपका है, a sample of size 10 is selected at random from a lot containing 20 item of a manufactured product. Suppose that total number of defective d in the in the lot is unknown. X number of defectives है in the sample. Okay, X number of defective काउंट कर रहा है, हमने क्या किया है, रैंडम सैंपल साइज 10 का सिलेक्ट एट ये रैंडम। समझ नहीं आ रहा क्या होगा मैकेनिकल। डिस्ट्रीब्यूशन तो बर्नौली हो गया ना, सॉरी बर्नौली कर रहा हूँ, वो हाइपर ज्योमेट्रिक, क्योंकि इसने एट रैंडम सेलेक्ट किया ना 20 में से 10 और डी डिफेक्टिव है। अब यहाँ वी विश टू टेस्ट डी बराबर 7 अगेंस्ट डी मोर देन 7, तो कंस्ट्रक्ट द टेस्ट रिजेक्ट एच नॉट जब एक्स मोर देन इक्वल टू के है, जहाँ के निकालना है। अच्छा के बता रखा है कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इसका लेवल है 5% एक्चुअली, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, है ना, ये जो लिख रखा है लेस देन इक्वल टू 0.05, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका 5% है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो टेस्ट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ इट्स साइज, द पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट इज इंक्रीजिंग इन डी, द पावर फंक्शन ऑफ टेस्ट इज डिक्रीजिंग इन डी, अच्छा डी के रेस्पेक्ट में, द टेस्ट इज अनबायस्ड। तो अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन क्या था, पावर ग्रेटर देन साइज होता है हाँ अनबायस्ड में। पावर शुड बी मोर देन इक्वल टू साइज, और द पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट इज डिक्रीजिंग इन डी इंक्रीजिंग इन डी। चूंकि ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है ना, और ये पावर फंक्शन तो इंजीनियर इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, तो टू तो मैंने इसका आंसर से लगा दिया कि टू ट्रू होगा, पर वन वाला कैसे आया समझ नहीं आ रहा। टेस्ट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, एक्चुअली ये थ्योरम आता है, एक्चुअली इसमें ना ये क्या है, अगर लाइक्लीहुड रेशियो इसका मोनोटोनिक है अगर किसी टेस्ट का, तो उस केस में इस तरह के जो टेस्ट हैं d बराबर 7 अगेंस्ट d मोर देन 7, ये हमेशा मोस्ट पावरफुल होगा। ये मोस्ट पावरफुल तब नहीं होता जब d नॉट इक्वल टू 7 आता मान लो, तो उस तरह के टेस्ट में क्या होता है, वो जो उसका क्रिटिकल रीजन वो जरूरी नहीं मोस्ट पावरफुल हो, उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे अल्टरनेटिव यहाँ d मोर देन 7 है, तो उसके लिए एक क्रिटिकल रीजन मिलेगा जिसका पावर हाईएस्ट होगा, और d लेस देन 7 है तो उसके लिए दूसरा क्रिटिकल रीजन मिलता है जो मोस्ट पावरफुल है, दोनों कोइंसाइड नहीं करता है, तो इसीलिए उस तरह के टेस्ट में मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जैसे आपने है ना पावर फंक्शन के यहाँ लाइक्लीहुड रेशियो जो इसका होगा ना, वो मोनोटोनिक अगर है, तो पहला ऑप्शन डायरेक्टली थ्योरम है। आप देखना रोहितकी में एक है ना टॉपिक है, गेट में भी हमने कवर किया है लास्ट में, कि जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, या इस पर गेट में भी क्वेश्चन आए, गेट का पीवाई भी आप थ्रो आउट करोगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे एक ऑप्शन था गेट 2020 का क्वेश्चन, आप दोबारा जाके आप चेक करना टेस्ट का, उसमें ऑप्शन करेक्ट है कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये उसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। और उसका वजह ये है कि ऑल्टरनेटिव में आपका इस तरह का केस है, नॉट इक्वल टू समथिंग का केस है, इसीलिए। तो यहाँ d मोर देन 7 है, इसीलिए
टेस्ट यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बस ये वेरीफाई करना होगा कि जो लाइक्लीहुड रेशियो आएगा इस केस में दैट शुड बी मोनोटोन, या उसका कुछ क्राइटेरिया है वहाँ पे कि लाइक्लीहुड मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो का थ्योरम है। तो आप ये बार चेक करो किसी बुक में कि कैसे चेक करते हैं किसी टेस्ट में मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है कि नहीं, और अगर है तो इस तरह क्रिटिकल रीजन हमेशा मोस्ट पावरफुल होगा, ये भी थ्योरम है, तो उससे आ जाएगा ये थ्योरम से। इस तरह केस है, आप मैं बता दूंगा पेज, या वो टेस्टिंग वाला लास्ट जो क्लास मैंने लिया होगा टेस्टिंग का गेट बैच में, आप वो भी देख सकते हो, उसमें हमने डिस्कस किया है इस टॉपिक को, कैसे डिसाइड करेंगे एग्जिस्ट करता नहीं, क्योंकि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑप्शन ऐसा बनाया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, कॉन्सेप्चुअल थ्योरम बेस्ड है ये, ठीक है सर। उससे आ जाएगा। सर ऑप्शन सेकंड कैसे ट्रू है? पावर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये कह रहे पावर फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा उसमें, हालांकि ये उस लेवल का नहीं है, तो वेरीफाई करके देख सकते हो, या जैसे इनको लगा थ्योरम से ऐसा होगा। पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट इज इंक्रीजिंग इन डी, डी क्या है, तो पावर फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए 1 और 2 दे रखा है क्या? 1 और 2। अच्छा, तो x आपका है मोर देन इक्वल टू के, अभी तो है ना, जनरली यही होता है, और अगर आप ऐसे लोगे व्हेन h1 क्या है, d मोर देन 7, तो ये फंक्शन ऑफ d ही आएगा, और फंक्शन ऑफ d होगा, d जैसे इंक्रीज करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप, k को फिक्स करके। देखो एक काम ऐसा कर सकते हो आप, जैसे ये छोड़ो, आप सीधा d के टर्म में आप निकालो प्रोबेबिलिटी x k की कुछ वैल्यू ले लो आप, है ना, यू टेक सम वैल्यू ऑफ k, क्या चूज करोगे आप, जैसे मान लो k में एग्जांपल के लिए फंक्शन ऑफ d आएगा ना, तो d मोर देन 7, तो ये फंक्शन ऑफ d मिलेगा आपको। जैसे आप इसको अगर सॉल्व करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करो, तो ये कोई फंक्शन ऑफ d आएगा, d अगर इंक्रीज करूँ मैं, दिस विल, है ना, जो पावर फंक्शन होगा, जैसे पावर फंक्शन, एंड हियर इट विल कम एज अ फंक्शन ऑफ d, मतलब पावर एज ए यूज करो, नो प्रॉब्लम, पावर फंक्शन एज पावर यूज करो, तो ये पावर है एंड दिस पावर इज, तो ये कोई फंक्शन आएगा, दिस विल बी g ऑफ d। अब आप कैसे चेक करते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर प्रूव करना है तो g की दो वैल्यू लो, डेरिवेटिव फाइंड करके। या डेरिवेटिव करके या डेफिनेशन से, हाँ, या तो डेरिवेटिव करके देख सकते हो, या ये देख लो d1 की एक वैल्यू लो और चेक करो ऐसा हो रहा है क्या, तो इससे भी हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसके लिए आपको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो फिक्स कोई के कोई फिक्स कर लो कुछ, यहाँ पे चाहो तो 3 4 5 कुछ ऐसा फिक्स कर लो, और या इन्होंने बता रखा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका 0.05 है, अंडर एच नॉट प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 0.05 है, तो उससे आप ट्राई कर सकते हो, है ना, अदरवाइज डायरेक्ट थ्योरम से आई थिंक ये हो जाएगा, इसका इंक्रीजिंग ही आएगा इस तरह की, देखना पड़ेगा ओके इसको ना, सर। ठीक है। तो या तो प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रिया ने पूछा है, प्रिया तिवारी, देखिए तो इसमें क्या दिक्कत है, अभी एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ सबका, फिर वापस आता हूँ शुरू से। तो अभी जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा है, आपको CDF दे रखा है, सपोज रैंडम वेरिएबल x, अच्छा PDF है, ये क्या कर रखा है, ये हैज़ अ PDF नोटेशन कैपिटल FX है, PDF है, ठीक है, लेकिन लग तो मुझे CDF रहा है ये। सर हाँ CDF समझ के किया था हमने, तो हुआ नहीं था। अच्छा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं क्या है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किया यहाँ पे। तो आपने CDF समझ के किया तो ऐसा आ जाएगा, CDF एट 3 माइनस CDF एट -1/2, यही आ जाएगा ना, और x मोर देन इक्वल टू 1 पे तो 1 है, माइनस ये CDF एट -1/2, तो ये कितनी आएगी आपकी, CDF एट -1/2 करोगे तो 1/4, और x + 2, तो x की वैल्यू है -1/2 + 2, चेक कीजिए, -1/2 इस बीच में आएगा ना, -1 से 1 में, तो आपका आ गया ये x + 2/4 है, तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए कितना आता है, सो वो 2 - 1 3/2, तो 1/4 इंटू ये आ गया, तो 1 - 3/8 5/8, इसको डिवाइड कीजिए कितना आता है,
ठीक तो है 6 और ये 6 to 5. 6 to 5 ठीक है, तो रेंज भी सही दे रखा है। तो CDF ही है एक्चुअली, ये कैपिटल FX दे रखा है ना, और PDF फॉर्म भी ऐसे वहाँ लिखने में ना मुझे लगता है PDF वहाँ गलती से लिखा है, ये है CDF ही। सर ये कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, फिर आपने ये कैसे कर लिया? नहीं नहीं, ये फॉर्मूला सब में वैलिड है, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट, मिक्स्ड, ये जो मैंने किया है ये हर केस में वैलिड है ये फॉर्मूला, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे मिक्स्ड हो, ये सब में वैलिड है। आपको बस ध्यान रखना होता है कहाँ पॉइंट इंक्लूडेड है कहाँ नहीं है। यहाँ आप देखिए मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ मैंने ऐसा लिखा है। अब यही इक्वलिटी आ जाएगी तो फॉर्मूला बदल जाएगा, यहाँ इक्वलिटी आ जाएगी फॉर्मूला बदल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हर केस में वैलिड है, चाहे डिस्क्रीट का CDF हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस का CDF हो, चाहे मिक्स का CDF हो। और आप अगर डिफरेंशिएट करके सोच रहे हो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये मिक्स्ड है। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको PDF मिलेगा, लेकिन वो पार्शियल PDF है, वो फुल PDF नहीं है। ओके सर, थैंक यू। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं, मयंक। हाँ जी, मयंक कह रहे हैं एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर NP। देखो भाई एग्जाम में ज़्यादा मेहनत नहीं करना, इतना टाइम नहीं होता है। तो बाइनोमियल N, P है ना, तो x इज बाइनोमियल NP और n बता रखा है 1 से ज़्यादा लेना, तो मैं n को 2 लूँगा। और ये बता रखा है कि p को तुम 0 से 1 के बीच में लेना, तो p को मैं 1/3 लूँगा। ठीक है, अब तुम ये बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए बाइनोमियल 2, 1/3 में एक्सपेक्टेशन निकालो 1/1 प्लस x का, तो क्या निकाल पाओगे? हाँ जी मयंक। यस सर। देखिए निकालते हैं, तो निकालो, मैं निकालूं या निकाल लोगे? इससे क्या होगा, 4 ऑप्शन हैं, जो मैंने n और p चूज किया है वही NP मैं ऑप्शन में भी रखूंगा। देखना खुद ही 3 ऑप्शन बाहर हो जाएंगे, तो एक ही होगा जो इसके साथ कॉन्साइड करेगा। चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ x मैंने बाइनोमियल 2, 3 लिया, तो x का सपोर्ट है 0, 1, 2। तो PMF क्या होगा? PMF भी आपको पता है x px, तो 0 का मतलब है p की पावर 2 है ना, तो 1/9, सॉरी x बराबर 0 है ना, 2 पे आएगा 1/9, और इस पे आएगा 2/3, तो मतलब 4/9। चेक कर लेना कैलकुलेशन आप लोग। और 1 पे है ना, यहाँ पे 2 सक्सेस, तो 2 सक्सेस का मतलब है 1/9, 0 सक्सेस मतलब 2 फेलियर, 4/9, 1 सक्सेस 1 फेलियर, तो 2C1 2, 1/3 इंटू 2/3 कितना आ जाए, तो वैसे हो जाएगा 4 1 5, कितना बचा जी, 4/9, 4/9। चलिए अब बताइए E ऑफ 1 प्लस 1/x कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट में आप? 1/1 प्लस 0, तो प्रोबेबिलिटी एट 0 4/9, 1/1 प्लस 1 प्रोबेबिलिटी एट 1 1 मिनट सही लिखा हो ना, कैलकुलेशन देख लिया सबने, सही है ना? 4/9, 1/1 प्लस 2 प्रोबेबिलिटी एट 2 1/9। बताइए कितना आया जी कैलकुलेशन करके? ठीक से कैलकुलेशन करो। पहला वाला तो 4/9 ही है, दूसरा वाला 2/9 हो गया है ना, तीसरा वाला 1/27 हो गया। बताइए इसको कैलकुलेट करें कितना आया, कोई ठीक से सिंप्लीफाई कीजिए। 19/27। 19/27। बाकी लोग अंधविश्वास नहीं करो, आप खुद कैलकुलेशन करके वेरीफाई करो। अब देखिए ऑप्शन में भी सेम काम कीजिए आप। ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, उन ऑप्शंस में n को 2 रखिए और p को 1/3 रखिए। अब चेक कीजिए किस ऑप्शन से 19/27 आ रहा है। तो ये एग्जाम वाला ट्रिक है, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमें सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है उसको, तो हम क्यों उसको अच्छे से साफ सुथरा लिख के दिखाएंगे। सब लोग पुट कीजिए वैल्यू, बताइए किसके साथ ये हो रहा है। n2 और p 1/3 रखने पे कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच खा रहा है? जो मैच नहीं खा रहा वो पक्का बाहर है। ओनली ए, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ओनली ए और समथिंग वन ऑल्सो, क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया है। तो हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल लिया हो कि 2 ऑप्शन ट्रू हो जा रहे हो, क्योंकि एग्जाम्पल इज नॉट 100% करेक्ट है ना, बट एग्जाम्पल इज 100% करेक्ट इन सेइंग नो। तो अगर 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है तो वो पक्का गलत है, उसमें सही होने की कोई संभावना नहीं है ना, ये चीज़ है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ट्रू कह रहा है ना, उसमें गलत होने की संभावना हो सकती है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं बाकी सारे गलत हो गए, तो बचा एक ही ऑप्शन, तो वो सही होना ही है उसको, इस तरह।
चलिए, तो अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन मैच कर गया। तो ये एग्जाम वाला प्रूफ लिखेंगे, लिख सकता हूँ मैं ये प्रूफ, बुक में मिल जाएगा, इधर उधर मिल जाएगा, लेकिन प्रूफ लिख के क्यों आप 10 मिनट वेस्ट करोगे इसमें। सर प्रूफ बहुत लंबा हो रहा था। नहीं नहीं, प्रूफ लिख के दिखाते हैं आपको, कोई लंबा नहीं हो रहा, मैं करके दिखाता हूँ आपको, क्यों लंबा होगा जी। देखिए, बस थोड़े बहुत सीरीज का ज्ञान होने चाहिए। देखिए मैं प्रूफ लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से चाहिए मुझे समेसन 1/1 + x, है ना। तो क्या करना है, PMF n चूज x p की पावर x 1 - p की पावर n - x। ठीक है जी। देखिए x की वैल्यू 0 से n, बस थोड़े बहुत सीरीज का ज्ञान है तो बहुत आसानी से आ जाएगा, देख लीजिए आप प्रूफ भी। सो 0 to n हो गया। अब आप खोलिए NCX को। सो 1/1 + x n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n। देखिए लंबा भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घर पे हैं तो एटलीस्ट आंसर आने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो यहाँ से क्या है, अब इसको x फैक्टोरियल को इसको साथ मिलाइए, समेसन x फ्रॉम 0 to n फैक्टोरियल x1 n - x फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि चूँकि x + 1 फैक्टोरियल हो गया है, तो मुझे यहाँ n + 1 फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। तो p की पावर x 1 - p की पावर n - x। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें वो करना होगा कि, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलो स्मार्ट बोर्ड वाला ऑप्शन यहाँ भी है, थोड़ा आसान है, तो इसका माइनस रह गया बीच का, है ना। चलिए इसको देखिए ध्यान से। अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, समेसन इसको लिख रहा हूँ n + 1 फैक्टोरियल x + 1 फैक्टोरियल n - x फैक्टोरियल p की पावर x + 1 1 - p की पावर n - x। अब मुझे बताओ मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा है, उसको मैं बैलेंस करूँगा। कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, सर n + 1। 0 से n। एक तो मैंने n + 1 फैक्टोरियल बना दिया, n + 1 को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको मैं अपनी मर्जी से डिवाइड कर देता हूँ। और एक और मैंने गड़बड़ किया है, ठीक है, तो यहाँ p मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब n + 1 चूज x + 1। ठीक है, देखिए ध्यान से, n + 1 cx + 1 p की पावर x + 1 और 1 - p जो कि q की पावर n - x। ये देखिए बाइनोमियल का PMF हो गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका समेसन 1 के इक्वल कब आएगा, कोई बताओ जी, इसका समेसन 1 के इक्वल कब आएगा, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, मतलब x तो 0 से n तक है मेरा। चलो अभी मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करता, अभी जो पुराना लिख दिया, देखो जो पहले था वो उसको एज इट इज़, बस ये वाला बाहर है तो इसको बाहर लिख दो। तो इसको एक काम करो, आप यहाँ पे लिख दो 1 या अपॉन में लिख दो ना, क्या दिक्कत है, अपॉन में लिख दो n + 1 × p। ठीक है जी, रहने दो, इक्वल टू। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से, सोचो। चलो यहाँ x 0 से n है, तो x + 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, x 0 से n है, तो x + 1 अभी कहाँ से कहाँ तक है, सर 1 से n + 1। हाँ 1 से n + 1। और मेरे भाई मैं ये पूछ रहा था अभी आपसे कि अगर मान लो मेरा x है बाइनोमियल n + 1, x, ठीक, या छोड़ो, ये बताओ मुझे इस सीरीज का सम क्या होता है, NCR a की पावर r b की पावर n - r, इसका सम क्या होता है, r फ्रॉम 0 a to + n। b की पावर n। यस, अब ध्यान से देखो, n + 1 चूज r, a की पावर r b की पावर n + 1 - r, समेसन r फ्रॉम 0 to n + 1, इसका सम क्या होता है, a की पावर n + 1। नहीं, ऊपर वाला फॉर्मूला ही तो लिखा है मैंने, देखो ध्यान से क्या क्या चेंजेस किए हैं। a + b का पावर n + 1। यस, a + b का पावर n + 1, तो यही सर वही फॉर्मूला बोला था। पीछे लग, अच्छा आपने भी बोला था, ओ सॉरी, फिर मैं गलत समझा, ओके। तो a + b की पावर n + 1, ठीक है। तो हाँ वो मतलब मुझे लगा समझने में या सुनने में गलती हुई है। तो देखिए यहाँ पे
अब यहाँ बताइए, वही दिमाग यहाँ लगाइए, यहाँ x प्लस आर की जगह x प्लस वन, यहाँ जो आपको r दिख रहा है ना, दिस r इज x प्लस वन हेयर। तो मैं यही पूछ रहा था आपसे कि ये ऐसा क्या लिमिट रहे ताकि मैं ऊपर वाले को p और q मिलके 1 तो हो ही जाएगा, तो 1 लिख सकूं। तो उसके लिए सीरीज का सम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था x प्लस वन की? 0 से। 0 से n प्लस वन होना चाहिए, लाइक हेयर 0 to n प्लस वन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है अभी 1 to n प्लस वन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 0 से n प्लस वन कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा है उसको घटा देते हैं। तो एक्स्ट्रा मैंने क्या लिखा है, x प्लस वन को 0 एक्स्ट्रा लिखा, रख दो। n प्लस वन चूज 0 1, p की पावर 0 1, 1 माइनस पी की पावर n माइनस 0, तो ये हो गया 1 माइनस पी की पावर n। तो ध्यान से देखो, ये आ गया 1 माइनस पी की पावर n, n प्लस वन टाइम्स पी। देखो ऑप्शन ए यही है कि नहीं? यस सर। हो गया, हाँ मुश्किल है। एक सर दो एक सेकंड सर, वो n प्लस वन है, 1 माइनस पी की पावर n हाँ प्लस यस वन। यस यस, यहाँ मैंने ये था ना, एक मिनट, यहाँ लिखने में थोड़ा देखो ध्यान से, कहाँ पे लिख रहे थे हम? रुको 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 रुको, थोड़ा सा कहाँ पे मिस्टेक किया है, देख लो अभी। x प्लस वन को हमने क्या किया है, 0 से हाँ n प्लस वन फैक्टोरियल कर दिया मैंने, n माइनस एक्स कर दिया। x को मैं क्या रख रहा हूँ, अच्छा एक मिनट भाई, x प्लस वन को मैं सर वो हाँ हाँ प्लस वन माइनस प्लस वन सर सही है ना, वहाँ हाँ पे वो n हाँ माइनस एक्स में वो यस यस माइनस यस माइनस वन हो जाएगा, हाँ प्लस यस वन यस, हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि x प्लस वन को मैंने 0 रखा है, तो इसका मतलब x प्लस वन 0 है, तो x एक्चुअली माइनस वन हो गया, तो ये n प्लस वन हो जाएगा ना। ठीक है फाइन, करेक्ट, देख लीजिए। हाँ वही भी कह रहा हूँ, x प्लस वन को हमने 0 रखा है, तो x को मतलब माइनस वन ऐड किया ना, तो वो घटा देंगे उस पॉइंट, हो गया, ठीक है ना, प्रूफ हो गया ये, मतलब ये प्रूफ था। और मैं ना वहीं पे वो उसमें अटक गया था सबमिशन वाली प्रोसेस जी में जी, ही। यहीं पे थोड़ा दिक्कत वो होती है वहीं पे बच्चों। तो बस वो जब टर्म कम हो, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि मेरा था r बराबर 1 से n प्लस वन, ऐसा था एक्चुअली, n प्लस वन चूज r, a की पावर r, b की पावर n प्लस वन माइनस r। तो बस इसमें क्या किया कि इसको a प्लस बी की पावर n प्लस वन तो लिख दिया। अब जो मैंने एक्स्ट्रा मेरा 0 की कमी थी वो 0 रख दिया बाद में, तो 0 जब बाद में रखा तो b की पावर n प्लस वन आ गई, यही मैंने यूज़ किया एंड में। ठीक है चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका है, चलिए सो नेक्स्ट जो है, हाँ जी MS202, ये क्या कह रहे हैं, आर कोई p क्रॉस p मैट्रिक्स है जहाँ p मोर देन 3 है और v आपका वेक्टर है rp से, मतलब rp मतलब v डायमेंशनल वेक्टर है, मतलब p डायमेंशनल वेक्टर है, वो कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब p क्रॉस वन का कॉलम मैट्रिक्स, हाँ p क्रॉस वन का। नॉर्म v1 है, नॉर्म v का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, और r है IP माइनस 3VV ट्रांसपोज, v डिनोट द यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ v, देन व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हाँ तो क्या दिक्कत है, r कोई p क्रॉस p मैट्रिक्स है, तो एक काम करो ना फिर से, क्यों इतना लफड़ा में पड़ोगे, p को कुछ फिक्स कर लो है ना, और v को भी कुछ फिक्स कर लो, तो इतना टेंशन मत लो। देखो अगर एंट्रेंस में सॉल्व करना हो तो थोड़े से ऑप्शन डिस्कार्ड करो, तो p को मान लो मैं ले लेता हूँ, p मोर देन 3 बोला हुआ है, इसने पहले ही बोल दिया, p को 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक्चुअली v इंटू वी ट्रांसपोज जो है ना, ये कुछ v कुछ ऐसा ले लो, v का नॉर्म 1 होना चाहिए, तो आसान बनाओ 1 0 0 0, ये ले लो, ये R4 का मेंबर है RP, ठीक है। अब v का नॉर्म 1 ऑलरेडी है, नॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड, एंड r जो आपका है i, तो i तो आप जानते ही हो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 नहीं 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ठीक है आपका, माइनस 3 टाइम p in v into v transpose, so v is this 1 0 0 0 ट्रांसपोज 1 0 0 0। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अभी 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आएगी, फिर इसका कैलकुलेशन कीजिए, ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स मिलेगा आपको। अब जो जो ऑप्शन कह रहा है पुट करके देख लीजिए, ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। तो नॉट ट्रू ही पूछा है, तो देख लीजिए क्या हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है, ये तो मैं एग्जाम्पल से कर रहा हूँ, दूसरा तरीका है आप जनरल ट्राई करना चाहेंगे तो जनरल भी कर सकते हैं, जैसे डी वाला ऑप्शन है r इंटू आर कर देंगे तो R² आ जाएगा, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, और r इनवर्स इज r, तो r इनवर्स r एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स लेंगे
तो हाउ विल यू फाइंड इनवर्स? तो एग्जांपल से देख लेंगे, आई थिंक देखना पड़ेगा। और वी वी ट्रांसपोज जो है ना, ये कोई वी वी ट्रांसपोज अपॉन नॉन बॉन्ड वी स्क्वायर, ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होता है ना, ये प्रोजेक्शन होता है आई थिंक। तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 1 होता है ना? हाँ, तो वहाँ से तो 1 and -1 आइगन वैल्यू ऑफ R, तो वैसे निकाल के देख सकते हैं। और R इनवर्स ये आएगा क्या? देखो ये सब प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, हालांकि सब्जेक्टिव ही होगा, मतलब जैसे कहीं उठाए होंगे जिसने, तो लेकिन वैसे आप एग्जाम में प्रूफ करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो अभी आप इस एग्जाम्पल से देखिए, ये 4x4 की मैट्रिक्स आएगी, देन यू ए ऑप्शन में प्रोसेस करो, बी ऑप्शन में करो, सी में, डी में, यहाँ से दिख जाएगा कौन कौन सा फॉल्स है ना? और एक एग्जाम्पल काफ़ी है गलत कहने के लिए, ये चीज़ है, तो बस चेक करके देखो क्या होता है, फॉल्स कौन कौन सा आएगा। तो इसे ट्राई करके देखो, इससे कुछ आइडिया मिलेगा। तो प्रूफ का होगा तो प्रूफ लिखना पड़ेगा मुझे, प्रूफ के लिए टाइम लगेगा। और कोई नया है? हाँ जी, श्री आपको बताया ही था। अर्पण सेकेंड ऑप्शन, एक्स वाई कोई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ई एक्स ई वाई 0 है, वेरिएंस अच्छा एक्स वाई का वेरिएंस भी 1 है, तो मतलब आईआईडी नहीं है, ठीक है ना? ये जस्ट इंडिपेंडेंट है और दोनों का मीन 0 है, दोनों का वेरिएंस 1 है, बट दे मे बी डिफरेंट, जिसका वो हो सकता है। और z बराबर x प्लस वाई है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकेंड ऑप्शन क्या बता रखा है? ट्रू बता रखा है क्या? तो एक्स प्लस वाई माइनस 0 और अपॉन में इसका आप अगर, है ना, स्टैंडर्ड एक्स प्लस वाई का जो वेरिएंस लेंगे 2 होगा, तो ये √2 होगा। दिस इज, या अगर कोई इनइक्वालिटी लगाना चाहो तो वैसे कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा? दिस इज अच्छा, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है ना डायरेक्टली, मॉड जेड की। तो एक एग्जांपल अगर ले ले हम, जैसे अच्छा ट्रू ही आ जाएगा उसमें, मतलब दूसरे में एग्जांपल सबसे आसान एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल 0 1 का, तो ये है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन जो ही मॉड जेड निकालोगे तो ये आ जाएगा √2/पाई, ये होता है ना फॉर्मूला में, आई थिंक √2/पाई। हाँ, तो ये तो ये लेस देन √2 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 1/√पाई लेस देन 1 होता है। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड एक एग्जांपल लिया जिसने ट्रू कह दिया है ना, वेरीफाई जिसमें करवा रहा हूँ आपको, शुरू में एग्जांपल है कि ये ओके हो गया, बट अब ये दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये हमेशा होगा। अब क्वेश्चन है प्रूव कैसे करेंगे, है ना? कोई और भी एग्जांपल अगर हम लोग ऐसा लेंगे, एक मिनट मैं थोड़ा गलत क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैंने z को ही नॉर्मल 0 1 ले लिया, हमारा तो यहाँ x प्लस वाई था ना, तो क्या आएगा? कोई बात, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी। सेम ही है। तो एक्स वाई थोड़ा सा डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस आएगा, एक्स प्लस वाई इज नॉर्मल 0 2, ये हो जाएगा ना? और 0 2 करेंगे आप, तो मॉड एक्स प्लस वाई में जो फॉर्मूला आएगी, इनटू में √2 आ जाएगा, है ना? यस सर। सिग्मा, तो ये आपका जस्ट कोई बात नहीं, तो ये आपका √2/पाई भी लेस देन छोटा 1, √2/पाई भी लेस देन 1 ही होगा, तब भी ये लेस देन √2 है, मतलब तब भी यही आएगा, ठीक है ना? मतलब इनइक्वालिटी तो ओके है, ये है। बट हाउ विल यू प्रूफ? तो कोई इनइक्वालिटी आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग एक जानते हैं, अच्छा जैसे x मोर देन n, तो लेस देन इक्वल टू EX/n, ये मार्कोव इनइक्वालिटी है, तो EX यहाँ से लाओगे तो n टाइम, प्रोबेबिलिटी होगा ना लेफ्ट में। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ तो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से EX का कुछ आ सकता है, तो यहाँ x जगह मॉड x प्लस वाई है, n को 1 रख दो, है ना? तो यहाँ अगर x की जगह आप रखो मॉड x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये है। उसको अगर हम नॉर्मल बना लें जेड को, फिर उसके बाद लगा के देखें तो यही फॉर्मूला अप्लाई करें। हाँ जो जाएगा, नॉर्मल 0,2 बनेगा उसमें डिवाइड बाई 2 करके वो नॉर्मल बन तो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही सकते हैं हम लोग स्पाई से, तो ये, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? मोर देन, हमें चाहिए लेस देन, कोई बात नहीं, उसको उल्टा कर लो, कॉम्प्लीमेंट,
तो ये प्रोबेबिलिटी क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ एक्सपेक्टेशन है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्सपेक्टेशन, एक्स की जगह मॉड एक्स प्लस वाई लेके। तो ये निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें लेस देन पूछ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एग्जाम्पल देके आप है एक हिंट मिल जाएगा कि ऐसा कोई भी एग्जाम्पल होगा तो ऐसा ही होना चाहिए मुझे लग रहा है। तो ये बता रहा है कि ऐसा मीन 0 वेरिएंस 1, तो ऐसे कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है, मिल तो सकता है, ऐसा कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। जैसे एक नॉर्मल 0 1 ईजी एग्जाम्पल है, और अलग भी लेंगे तब भी आंसर यही आएगा, बट उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कोई इनइक्वालिटी यूज होगा इसमें। हाँ, कोई इनइक्वालिटी यूज होगा यहाँ पे, जैसे अगर आप लिखना चाहें, अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है ना एक्स प्लस वाई का, तो वैसे हम डायरेक्ट कुछ लिख भी नहीं सकते, इंडिपेंडेंट है, तो जैसे मॉड एक्स प्लस वाई फिर एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई डी एक्स डी वाई, और मॉड एक्स प्लस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ये होता है ना मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये तो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो यहाँ से अगर एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो लेस देन इक्वल टू ई ऑफ मॉड एक्स प्लस ई ऑफ मॉड वाई, चूँकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों, नहीं आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोला है, इसने बोला है कि दोनों का मीन वेरिएंस इक्वल है, ई ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई। तो वैसे तो अगर मान फिर से वही है, अब क्या लोगे यहाँ पे ई ऑफ मॉड एक्स कैसे निकालोगे, तो मतलब ई ऑफ एक्स दे रखा है और दोनों जीरो है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, और वेरिएंस 1 है, मतलब ई एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ से ये मतलब ई एक्स स्क्वायर भी 1 है और ई वाई स्क्वायर भी 1 है, और ई एक्स भी 0 है, मतलब ई यू एक्स एंड ई वाई 0 है, ये चीज़ है। तो नॉर्मल का ही वीडियो सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से वही आ जाएगा, मतलब एक एग्जांपल लेके ही कर दो ना, प्रूफ तो मुझे मुश्किल लग रहा है हाउ टू प्रूफ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता हमें। अब ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से अगर नॉर्मल मान लोगे तो वैसे भी आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा, नहीं तो वही है 2 टाइम √2/π इस तरह से। लेकिन नॉर्मल मान के चलो तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, पर जनरली फोर्थ ट्रू नहीं होता। हाँ वही वही, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल इसने दिया नहीं है ना, मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि वो है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो उसको भी पता है कि हाँ नहीं जा सकते इसमें। हाँ, यहाँ पे जैसे हम हमारा नॉर्मल एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, बी ऑप्शन ट्रू है, और एग्जाम्पल कह रहा है डी भी ट्रू हो जाएगा फिर, है ना, लेकिन आप ऐसा कोई डिस्क्रीट एग्जाम्पल बनाओ तो वहाँ दिख जाएगा। इसने कहा ना कॉन्टिन्यूअस ही है, तो कोई डिस्क्रीट ऐसा बनाओ जहाँ पे ई एक्स आपका 0 आता हो और ई एक्स स्क्वायर आपका 1 आता हो, तो ऐसा डिस्क्रीट बना सकते हैं हम लोग, है ना। सपोर्ट 1 - 1 ले लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए x बराबर 0 पे आप लोग, हमें ई एक्स स्क्वायर को क्या करना है 1 करना है ना, तो x बराबर 0 पे आप लोग इसकी 3/4 और प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 पे आप लोग 1/4। अब देखो ये इसमें, लेकिन इसमें आना चाहिए क्या मुझे, x=1 और x=-1 पे हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, आ जाएगा मीन 0 हाँ। आ जाएगा, और हाँ तो कर लो उससे, तो ये एक एग्जांपल बन जाएगा आपका x बराबर सर कोची में भी ऐसा, लेकिन यहाँ मीन एग्जिस्ट कर रहा है तो कोची वर्क नहीं करेगा, कोची में मीन एग्जिस्ट नहीं करता। उसमें करता है ना, वो वाला ले लेंगे। तो यहाँ से ये आ गया, अब इसका ई एक्स स्क्वायर आपका 1, हाँ ये एग्जांपल है, नो प्रॉब्लम, और y को आप नॉर्मल 0 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x ये है, y नॉर्मल 0 1 है, अब आप चेक करो, तब d हो सकता है ना गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली ऐसा एग्जांपल आपने लिया है कि d भी गलत हो रहा है। कैसे, ये इस एग्जांपल से जेड के लिए ना, हाँ हाँ फिर जेड के लिए बात कर रहा है, तो वो फिर वो आउट हो जाएगा। इससे एग्जांपल बना, दूसरा वाई डिस्क्रीट भी बना सकते हो आप, यू कैन, दूसरा भी एग्जांपल ऐसा बन जाएगा जहाँ पे 0 2 ऐसा कुछ ले लो,
ताकि ये 0 -2 नहीं तो उससे नहीं बनेगा, 1 -1 हो गया, 2 -2 कर सकते हैं। हाँ नहीं होगा। तो इस तरह इसका मुझे लग रहा है कोई इनइक्वलिटी से ही आएगा, कोई प्रूफ लिखना पड़ेगा इसको मुझे, वैसा कुछ डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है। सर एग्जाम्पल से कैसे ट्रू बोल सकते हैं ना ऐसे। मतलब एग्जाम्पल से ट्रू है, लेकिन एग्जाम्पल एनफ नहीं है ना ट्रू कहने के लिए। मतलब हमें ऐसा लग रहा है ट्रू हो जाएगा, है ना। जैसे डी ऑप्शन को हम अब एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, ये इसके लिए डी गलत हो गया, और इस एग्जाम्पल के लिए भी आपका बी सही होगा क्योंकि बी ट्रू स्टेटमेंट है, तो बी इसके लिए भी ट्रू आएगा। आप चेक कीजिए, ये है, आ जाएगा। तो वैसा बना के देखिए, बाकी ऑप्शन आउट, एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस, दोनों डिस्क्रीट हो सकता है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ये 3 केसेस हैं। अब ये 3 केस आप बना के देखिए, फिर उससे जो ऑप्शन आउट होगा वो आउट ही हो जाएगा, क्योंकि इतना कोइंसिडेंस नहीं होगा कि हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही होगा, फिर वो ट्रू स्टेटमेंट ही हो जाएगा। ये करना पड़ेगा। बी ऑप्शन का डायरेक्ट प्रूफ मुझे अभी पता है नहीं, देखना पड़ेगा कि कैसे मीन और वेरिएंस यूज़ करके हम दिखा सके ई ऑफ मॉड जेड लेस देन इक्वल टू √2 ही होगा। क्योंकि जेड का वेरिएंस तो पक्का 2 ही है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो वेरिएंस 2 है। तो कहीं अगर आप ऐसा दिखा सको, है ना, कि ई ऑफ मॉड जेड लेस देन इक्वल टू, यहाँ 2 का कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस होगा तो सिग्मा, इस तरह से कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, तो उस तरह से देखना पड़ेगा। तो वैसा कुछ है क्या? ठीक है साहब, प्रूफ मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट टाइम पूछना। अभी आगे बढ़ते हैं। तो और किसका रह गया हमारा? ये भी है, थर्ड ऑप्शन में क्या है आपको? तो बाकी तो डिस्कार्ड हो गया है, फर्स्ट और सेकंड वाला डेफिनेशन से हो गया, और फोर्थ वाला तो मतलब वो इमेल आ रहा है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड वाला डिस्कस नहीं कर पा रहा। 1/x बार हो गया ना ये, हाँ तो 1/x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 1/ex, अच्छा अच्छा, इससे क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी, ये कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए, तो ये जो 1/x फंक्शन मैंने अभी चूज किया है, ये x मोर देन 1 है, तो दे रखा ना सपोर्ट आपका x मोर देन 1 है, तो ओके है, नो प्रॉब्लम। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, हाँ हाँ हाँ, x बार कंसिस्टेंट ex के लिए, तो इससे आ जाएगा आपका, देख लो। ये तो हो गया। अब आते हैं प्रिया का अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा शुरू में भी था उनका, तो ठीक है, अभी 7:30 तक डाउट क्लास कर लेते हैं, फिर अभी रेगुलर डाउट क्लास होगी कल से, क्योंकि भाई मणिपाल में हूँ यहाँ पर कर्नाटक में, और यहाँ मैं 20, 21, 22, 23, 22 तक तो हुई मैं यहाँ पे, तो इसको जाना है। तो अभी शेड्यूल यही रहेगा, 6 to 7 डाउट क्लास, 7 to 9 जैम बैच, 9 to 11 गेट बैच। तो कंसिडर द स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है, तो वी डिनोट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ इट। क्या दिक्कत है इसमें? पी क्या है? अच्छा, पी इसने फिक्स नहीं किया है क्या? पी ही पूछा। यस सर। वी इज द वॉल्यूम, और वॉल्यूम मोर देन पी, सो तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? तो हमें बोल रहा है कि वॉल्यूम का तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना, सॉरी पाई, क्या लिख रहा हूँ मैं, 4/3 पाई आर क्यूब मोर देन पी बोल रहा है, तो पी तो बताया ही नहीं इसमें। हाँ, इसमें क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्योंकि पी तो दे ही नहीं रखा है, पी कैसे आएगा?
चलो P नहीं कुछ और होगा, इसने मिस्टेक कर रखा है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट किसका रह गया अब? हाँ जी, तो इसका MS 2022 वाली जो है, देखो इसमें क्या है, या पहले भी था या शुरू से शुरू करें? ये पूछ रहा है लिमिट मॉड्यूलस दिस। अच्छा, इसका लिमिट क्या आएगा? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो प्रोडक्ट में लिखोगे तो आएगा ये 1 माइनस के बाई n की पावर k, यही तो है। इसका मॉड है आई थिंक, है ना, प्रोडक्ट में। एक साथ मॉड लगा दो, क्या ही दिक्कत है। और k फ्रॉम 1 to n, यही है क्वेश्चन। और पूछ रहा है आपसे कि और इस पूरे की पावर है 1/n। तो मान लो इसका आंसर l है, तो log ले लो आप, log l, तो 1/n सर वहाँ बाहर। पे हाँ प्लस माइनस है ना, सेकंड टर्म में माइनस। अच्छा, ऑल्टरनेटिव साइन चल रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप -1 की पावर वो कर दीजिए, 1 है तो माइनस है, 2 है तो ये है, तो पावर k कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से k आपका है 1 to n एंड कोई बात है ना, तो प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट को बाहर भी निकाल सकते हैं मॉड से, तो ये आ जाएगा 1/n समेसन log ऑफ मॉड 1 प्लस -1 की पावर k बाई n की पावर k। देख लीजिए कैलकुलेशन एक बड़ी, है ना। मॉड हर टर्म पे आप मॉड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है। अब आप क्या कोशिश करेंगे आप, सो k बाई n होता तो इजीली हो जाता। नाउ k फ्रॉम 1 to n, हाँ, सो हाउ टू फाइंड द, और यहाँ बाहर साथ में लिमिट भी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन x टेंस टू 0। तो ठीक है ना, एक काम करो यहाँ पे -1 की पावर k अपॉन n की पावर k, ठीक है। और एक n तो पहले से भी यहाँ पे है ऑलरेडी ना, बाहर वाला n जो है, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 1। हाँ 1, ये तो लिमिट 1 हो जाएगी, है ना। और क्योंकि अगर के एन भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, और बाकी जो टर्म यहाँ बचे हैं, सो वट एवर के इज, अगर मैं समेसन खोल के लिमिट अप्लाई कर दूँ इस पर, है ना, एन यहाँ भी तो है, तो यहाँ पे एन इसका एन की पावर k प्लस 1 कर दो यहाँ पे, तो साथ में यहाँ भी लगाना पड़ेगा लिमिट, है ना। ऐसे लिमिट इसका निकलेगा, समेसन बिना सॉल्व के लिमिट नहीं लगा सकते हम, वो प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक है, इसको भी हटाओ। अभी हमारा मेन क्वेश्चन ये है अभी, है ना, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब अप्रोच क्या लगा सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो log 1 प्लस, इसका कोई होता है log 1 प्लस एक्स का, अगर तुम, अच्छा वो यूज़ कर सकते हो चाहो तो, बट यू नीड एल, है ना, आपको लिमिट चाहिए इसका, लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी।
अच्छा, हर टर्म में अगर आपने अलग अलग कर दिया पावर तो क्या होगा, 1 माइनस 1/n की पावर 1/n, 1 माइनस 2/n², इसकी पावर 1/n। तो अगर 1/n² होता है ऐसे, इसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन जो है उसमें अगर n टेंस टू इन्फिनिटी डायरेक्टली रख दो तो क्या दिक्कत आता है, अगर मैं n को डायरेक्टली रख दूँ इन्फिनिटी तो क्या प्रॉब्लम आएगी ये बताओ। जैसे 1 माइनस 0, फिर 1 प्लस 0, फिर 1 माइनस 0, यही चल रहा है ना, फिर 1 माइनस 0, तो 1 1 1 चल रहा है और पावर में कितना है 1/इन्फिनिटी जो कि 0। तो इसमें क्या प्रॉब्लम, डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया इसमें इनको इन्फिनिटी डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जिनका डाउट है बताओ। ये तो 1 1 1 1 कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो सर आंसर में तो 1 है ही नहीं। नहीं वो तो ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है और इसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, मतलब ये है। नहीं कई बार क्वेश्चन भी गलत होता है, ऐसा बहुत नहीं करना, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है ना। क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन घूम रहे होते हैं जो गलत होते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग, आपको अप्रोच देखना है कि हाउ टू अप्रोच, ये है। जरूरी नहीं कि ऑप्शन के हिसाब से हम सोचे, ऑप्शन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ की 1 है ना, इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी और उसकी पावर 0 है। तो अभी जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म में ब्रेक किया, तो अभी क्या फॉर्म है, ये आपका जो है जैसे log 1 0 है, जैसे यहाँ पे अभी था 1/n था ना यहाँ पर ऑलरेडी, हाँ मुझे लग रहा पता नहीं इसका सम 0 कैसे आएगा, 0 तो नहीं आएगा ना, हाँ इसका सोचना पड़ेगा ना, अभी तो मुझे आता नहीं है, तो ट्राई करके देखता हूँ, इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड, कोई क्वेश्चन है लिमिट निकालनी, हाँ इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं बाद में। अगला किसका रह गया क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये भी हमने कभी सॉल्व किया था, बट ये भी थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। एक तो इसमें पीडीएफ गलत है, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इसमें, तो इसका ये पीडीएफ गलत है क्योंकि उसमें x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, और अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इस पीडीएफ को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में तो आपका आंसर 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, 2/√π e की पावर -x² dx, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर 2 आएगा। तो पीडीएफ कैसे हो सकता है, ये देख लीजिए आप। तो इसमें ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो सर पहले वाला रह ही गई, तो 4 क्वेश्चन शुरू में जो 4 क्वेश्चन, हाँ 4th वाला ये वाला नहीं सर, शुरू में कौन था, जैसे पहले था आपके, ओके ठीक है मैं आता हूँ आगे। तो इनका पॉलेमी का था, फिर सीरिया का और क्वेश्चंस थे, मैंने एक ही इनका डिस्कस किया शायद। दूसरा देखिए, तो इसमें कहाँ से डिस्कस है, इनका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ आपका शुरू में था ना, शुरू वाला करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रल, है ना, sin x/x, तो इसको मुझे लग रहा है आपको ऐसे करना होगा, डबल इंटीग्रेशन sin x/x, ठीक है। शुरू से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिन लोगों ने शुरू में भेजे थे, एक उनका हुआ था उसके आगे, sin x/x dx y to 2y dy एंड 0 to π/2। तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं इसको, ठीक है ना, तो आप यहाँ ऑर्डर चेंज कीजिए, उससे आ जाएगा, चेंज ऑर्डर और फिर इंटीग्रेट करो। तो ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं, आप ग्राफ बनाइए, तो यहाँ dx dy है, इसको dy dx कीजिए और फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए, इजीली आ जाएगा, ठीक है। सेम दूसरा है, दूसरे में भी सेम करना है आपको, यू चेंज द ऑर्डर। आ रहा है, मतलब फर्स्ट वाला आ गई, दूसरा नहीं है। अच्छा, सो हाउ टू फाइंड द सेकंड वन,
y to 2y, y to चलिए एक्चुअली पहले में जो आपका x है वो है y to 2y और y जो है 0 से π/2, ये पहले वाले क्वेश्चन में, पहला वाला पार्ट में। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा टर्म जो है कि x की वैल्यू है π/2 से, नहीं y से ना, सो y से लेके पाई तक एंड y की वैल्यू है π/2 से पाई तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका बनाएंगे ग्राफ। चलिए रफली ग्राफ बनाते हैं। पहले x बराबर y, और यहाँ भी थोड़ा मैंने 2y है ना, ये देख लीजिएगा, x की वैल्यू y से 2y है। x बराबर y, ये बीच से जा रहा है, x बराबर 2y, तो x को जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू, अच्छा तो यहाँ से जाएगी x बराबर 2y, y हाफ हो जाएगी ना। ठीक है ना, y को 1 रखेंगे तो x 2 हो जाएगी। और एक ये है, और आपका इसमें x बोला है, एक तो मैंने x बराबर 2y है। ठीक है ना, ग्राफ देख लीजिए, तो ये आपका x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 2y। ओके, अब y यहाँ पे है 0 से π/2, तो मान लीजिए π/2 यहाँ है y इज π/2 है 0 से π/2। इस केस में ये हमारा x जो होगा यहाँ पे वो π/2 होगा। जिनका क्वेश्चन आज रह जाएगा, आप नेक्स्ट क्लास में, कल भी डाउट क्लास होगी 6 to 7, कल पूछिए आप अगर रह जाता है तो π/2 और पाई, ये पाई यहाँ पे पाई हो जाएगा। हाँ ओके, नेक्स्ट में y है π/2 से, नेक्स्ट में आपके क्या है, x बराबर y से x बराबर पाई। अच्छा यहाँ देखिए x की लिमिट, x इज इक्वल टू वाई, तो मैं दूसरे वाले का दूसरे कलर से सेट करता हूँ, तो x बराबर y तो यही ग्राफ होगा, और x बराबर पाई मतलब ये है एक्चुअली। ठीक है, x ये लाइन है x बराबर पाई, और x बराबर वाई तो ये ऑलरेडी है, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू पाई, और y है 0 से पाई। तो देखिए आपको क्या करना है, दोनों इंटीग्रल मिल के ना साथ में एक इंटीग्रल बन जाएगा, समझिए आप। आपका अभी रीजन क्या है, सो योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस वन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना दो टर्म में, वो इसीलिए है, तो आपका ये जो रीजन मैं भी सेट कर रहा हूँ, अगर आपको विजिबल होगा तो, दिस इज योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मतलब दिस बॉटम वन इज, ये जो है ये वाला आपका पहला इंटीग्रल का रीजन था, दिस वाज द रीजन इन द फर्स्ट इंटीग्रल, एंड ये वाले आपके, ये जो अभी कल सेट कर रहा हूँ, ये दूसरे रीजन का इंटीग्रेशन है। देखिए, तो ये तो अब ऐसा होगा, जो न्यू इंटीग्रल आप बनाना चाह रहे हैं, सो द न्यू वन यू वांट टू मेक, दोनों मिलके एक इंटीग्रल बन जाएगा एक्चुअली। आपको वो नहीं करना है कि दो अलग अलग पार्ट, तो ये दोनों इंटीग्रल जो है ना आपके क्वेश्चन में, दिस विल रिड्यूस टू सिंगल इंटीग्रल, क्योंकि फंक्शन तो कॉमन ही है। तो साइन एक्स बाई एक्स डी वाई डी एक्स, वाई की लिमिट देख लीजिए आप, तो यहाँ पे स्ट्रिप बनाइए, स्ट्रिप बनाएंगे तो यहाँ है y बराबर एक्स बाई टू, और यहाँ है y बराबर x, तो ये x बाई टू से x, अब ये देखिए ये x कहाँ से कहाँ इन्वॉल्व है, 0 से पाई। सो दिस इज योर आंसर। इंटीग्रेट कर पाएंगे, अब तो हो गया। हाँ सर, दो अलग अलग की ये नहीं वन आएगा इसमें। ठीक है ना, सीधे ऐसे दबो कट जाएगा x, तो यहाँ साइन एक्स बाई टू आ जाएगा शायद, है ना, x माइनस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू और x बाई टू, एक्स एक्स कट गया, 1/2 dx। अब कर लीजिए यहाँ 0 से, ठीक है ना, देख लो जो भी आ रहा है। हाँ चलिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि y 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, y जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, y 1 माइनस एक्स है अगर x आपका मोर देन 0 है। पीडीएफ दे रखा है, तो पूछ क्या रहा है आपसे कि बताइए ई वाई, कितना आसान है ना ये, देखिए ई वाई पूछ रहा है, तो आप क्या जानते हैं, तो y इज़ नथिंग बट
एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स यू ट्रीट वाई एज जी एक्स, और इसका क्या होता है जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी आपका सपोर्ट में क्या वैल्यू है, देखिए ध्यान से, सपोर्ट क्या है -1 से +1 पीडीएफ का सपोर्ट। तो इसको एक काम कर सकते हैं आप, -1 से 0 और 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लीजिए, हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो जब -1 से 0 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब 0 से 1 में है तो 1 माइनस एक्स टाइम पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर पाएंगे या आगे करूँ? हाँ सर, हाँ हो जाएगा। जस्ट पी डी एफ कॉमन है, पुट कर दीजिए, हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो जी एक्स की 2 वैल्यू है तो हमें कुछ नहीं करना, इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में बांट देना है, इसके हिसाब से इसके हिसाब से। चूंकि एक्सपेक्टेशन था तो आसान था, इसका पीडीएफ भी पूछता तब भी वैसे ही करता मैं, फिर इंटरसेक्शन लगाता है एक्स मोर देन 0 लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि इन अ कॉलोनी ईच फैमिली हैज एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन फैमिली फ्रॉम द सोसाइटी हैज एग्जैक्टली k चिल्ड्रन। तो ये तो हमें इस तरह क्वेश्चन जैम में आया हुआ है 2000 पता नहीं 16 या 17 का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो ईच चाइल्ड कैन बी बॉय, इसको प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड फैमिली हैज़ 2 बॉयज़, तो उसमें 2 बॉय ही होंगे। ओके तो सीधा सीधा स्टार्ट करता हूँ 2 बॉयज़ से। सो बॉय इज़ 2, इसका क्या मतलब है कि फैमिली में एक्स चिल्ड्रेन है ना, उसमें 2 बॉय होंगे। तो एक में ऐसा, इसको ऐसा समझेंगे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी b इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू x एंड समेशन x फ्रॉम, फैमिली में कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, ईच फैमिली हैज एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन। तो समेशन x बराबर 2 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x, अच्छा x क्या है, x टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, b यूज फॉर बॉयज, g फॉर गर्ल्स, x फॉर टोटल। तो समेशन x बराबर 2 टू इन्फिनिटी, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि 4/5 1/5 की पावर k-2। अब फैमिली में 2 बॉयज गिवन हैं तो कितने गर्ल्स होंगे उसमें, नहीं, देर आर x चिल्ड्रन इन द फैमिली, x minus 2. हाँ x-2, देर आर टोटल, x इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, b मतलब बॉयज, g मतलब गर्ल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे चूंकि गर्ल्स जो होंगी तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल इज दिस, है ना। तो यहाँ गर्ल्स होंगे x-2, तो 2 बॉयज मतलब x-2 गर्ल्स, x-2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी, यही ना, देख लीजिए, ईच मेंबर कैन बी बॉय और अ गर्ल विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो फैमिली हैज x चिल्ड्रन, तो x चिल्ड्रन, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, एंड फैमिली हैज 2 बॉयज, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया था वो वाले क्वेश्चन, देख लीजिएगा जैम जो 2017 वाला है। तो ये x, अच्छा यहाँ भी k नहीं है, x ही है। तो इस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए एक साथ लाके, तो आ जाएगा, इससे सम करके देखिए क्या आता है। अभी तो इजी है रखी, 4/5 बाहर और इसको एक साथ कर लेंगे तो 1/10 की पावर आ जाएगी x-2 एंड समेशन x फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी a/1 - r करके देखिए तो 1/10, 1/1 - 10 तो 9/10, तो 4/5 इंटू 10/9, 8/9। क्या आंसर दे रखा, आंसर है कि नहीं इसमें, ओह यहाँ तो कुछ और है, टू बॉयज है ना।
प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड फैमिली हैज 2 बॉयज, तो एग्जैक्टली 2 बॉयज हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा गलती नहीं हो गया, लिखने में गलती हुआ है। सर वो 1/2 होगा ना, मतलब x-2 एंड बॉयज की प्रोबेबिलिटी 1/2 स्क्वायर। एक मिनट, तो यहाँ पे तो समेसन की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ी? फिर हम डायरेक्टली अगर करें क्योंकि फैमिली में कितने चिल्ड्रन है बताने है ना, आपने चूज़ किया तो फैमिली में हो सकता है x चिल्ड्रन हो, तो उसमें तो फैमिली हैज x चिल्ड्रन एंड इफ फैमिली हैज x चिल्ड्रन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 2 बॉयज। अच्छा आप क्या कह रहे हैं बताइए, एक मिनट। सर वो 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 होगा ना, तो बाद में वो 1/2 ही हो जाएगा। ओके तो इट हैज़ 2 बॉयज एंड तो ऑब्वियसली मतलब ये इट हैज़ 2 बॉयज एंड x-2 गर्ल्स। x-2 गर्ल्स। तो ये निकाला हमने क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके पास फैमिली में x चिल्ड्रन है, और अगर x चिल्ड्रन है तो 2 बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी, देयर आर 2 बॉयज। सो अच्छा तो ये इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, फिर क्या आता है तब भी, तो हाफ की पावर x आ जाएगा, तो हाफ की पावर x आ गया, उधर से ये 1/5 की पावर -2 करना करते हैं तो बाहर कर लो इसको, तो ये और ये काट देगा, 4 चला जाएगा, तो 1/5 बाहर रहेगा, और पहले क्या आया था तो वही बचेगा, समेसन 1/10 की पावर x-2 x फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी, तो 1/5 एंड 2 रखो फिर से 1 हो जाएगा, तो ये अपन 1 में 7। हाँ तो आंसर तो ऐसे ही आना चाहिए, इसमें गलत लगा रखा है, उस तरह से कुछ आएगा। 10/45 ये 2/9 आ गया अब, क्योंकि वो हमने बॉयज़ का नहीं लिया था, तो ये 2/9 आ जाएगा कैंसिल हो गए, तो होना तो यही चाहिए है ना, इसमें कुछ गलती कर रखा है। हालांकि जैम का एक क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है, आप उसमें फिट करने की कोशिश कीजिए तो शायद कुछ समझ आए, तो मुझे लग रहा है ये ठीक है इसके हिसाब से। तो एक्स चिल्ड्रन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्स चिल्ड्रन है तो 2 बॉयज़, तो ऑब्वियसली एक्स चिल्ड्रन है 2 बॉयज़ एंड दिस मच गर्ल्स, x-2 तो उससे आ जाएगा, उससे आ जाएगा। ठीक है तो अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, जो डाउट रह गया जिनका, तो ठीक है ना, तो जिनका आंसर रह गया उसको अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जैम का PYQ डिस्कशन। तो अभी थोड़ा मैं ब्रेक देता हूँ और आप लोग